जय हिंद एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हमारे लिए हमने क्या सीखना है एक साथ मिलके उसको पहले देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन को हैंडल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो वी मूव ऑन नाउ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा काल दर्शाने का माध्यम है जिसमें हम आम बातचीत में, अपनी रोजाना की बातचीत में इसको यूज करते हैं। इसमें ही हम बातचीत करते हैं। To learn about simple present tense, it is very important for us. Why? Because हम इसे everyday बातचीत के लिए, अपनी रूटीन्स बताने के लिए और अपने आसपास की चीज़ें जो हमेशा ही जो तथ्य हैं जो अनचेंज रहते हैं उनको बताने के लिए यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास का क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है? सो आज जो लेसन हम लोग पढ़ेंगे एक साथ मिलके, उससे हमें एक अच्छी और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को काम कराने के या उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसकी क्या की रूल्स हैं, उनको हमने कैसे फॉलो करना है ताकि इस टेंस फॉर्म पर हमारी पकड़ बेहतर हो जाए। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस के परिवेश से और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बुनेंगे ये भी आज समझेंगे। प्रश्न कैसे पूछेंगे, आस्किंग क्वेश्चंस, एंड कैसे इन टेंसेस को हम अपनी आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग टुडे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले कदम पर क्या है समझने के लिए। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे लिए यूजफुल है, पहले इसको जान लेंगे। क्यों इसको सीखना, इसकी जानकारी, इसकी बेहतर प्रैक्टिस हमारे लिए स्पोकन इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हम यूज करते हैं जब हमें अपनी आदतों के बारे में या किसी की आदत के बारे में बात करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो अनचेंज्ड है। तो कोई भी चीज जो अनचेंज्ड है, जैसी हमारी हैबिट्स, उनके लिए जब हम बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम यूज को हमेशा देखेंगे। फिर अगर हमने रूटीन की बात करनी है कि हर रोज हमारा क्या रूटीन है, सुबह क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, जर्नली मोटा तौर पे अगर हम देखें तो हफ्ते में ये चीजें हमारी फिक्स्ड हैं डेली रूटीन में। तो जब हम डेली रूटीन्स की बात करें तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम बातचीत करेंगे। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स क्या हैं? ऐसे तथ्य जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे पानी 100 डिग्री पे ही उबलता है, तो ये एक फैक्ट है, ये चेंज नहीं होता। तो इन सब के बारे में जब हमने बात करनी है तो अंग्रेजी भाषा में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बातचीत करेंगे इन चीजों के बारे में। तो अगर आप हैबिट की बात करें तो देख लीजिए, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मेरी आदत है मैं सुबह ही ब्रश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूटीन, शी वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो रोज काम पर जाती हैं। शी वर्क्स, वो काम करती हैं। तो ये क्या है? ये उनकी दिनचर्या है, ये उनकी रूटीन है। फिर आते हैं फैक्ट्स पे। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि पानी बॉईल होता है 100 डिग्री पे, सूरज पूर्व से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक फैक्ट है जो कभी भी बदलेगा नहीं। तो इनको दर्शाने के लिए, इनको बातचीत में यूज करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेंगे। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अब हम धीरे धीरे इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसको हम किस तरह से शुरू करेंगे, बेसिक ढांचे पे नजर डाल लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आप लेंगे सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। फिर आएगा आपका बेस वर्ब, ठीक है, और
बेस वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है जब हम किसी थर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति की बात करने के लिए हम एस और ईएस नहीं लगाते। इसको आगे प्रैक्टिस से समझेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। और ये एस और ईएस लगता है तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो, अकेला हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। फॉर ही, शी एंड इट, जब भी ही हमारा सब्जेक्ट होगा, शी हमारा सब्जेक्ट होगा या इट हमारा सब्जेक्ट होगा, हम लोग उसमें उनके जो बेस वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे। देखिए, आई वर्क, आई वर्क, तो ये जो सब्जेक्ट है आई, ये ना तो ही है, ना ही शी है और ना ही इट है, नहीं है ना। तो इसमें ये जो है एस और ई एस भी ऐड नहीं होगा। तो बेस वर्ब क्या है? वर्क। समझ गए? अब इसको अगर सब्जेक्ट को मैं आई की जगह सब्जेक्ट को मैं बना दूं ही, तो अब ही जब हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ बेस वर्ब में क्या लग जाएगा? एस या ई एस। तो वर्ब है हमारा वर्क और उसके साथ हमने यूज कर लिया एस। सो ही वर्क्स, आई वर्क, ही वर्क्स। इतना ही डिफरेंस है। अगला देखिए, वी वॉच टीवी। अब वी जब हमारा सब्जेक्ट है तो भी इसके साथ बेस वर्ब बिना एस और ई एस के ही चलेगा, है ना। ये हमने पहले जब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था तब भी समझा था। ही वॉच, वी वॉच टीवी। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और अब देखते हैं दोबारा। तो अब अगर सब्जेक्ट मैं यहां से वी को चेंज करके सब्जेक्ट बना दूं शी, तो ऊपर वाली लाइन में देखो हमें बड़ी क्लियरली समझाया है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर शी आएगा तो बेस वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा, है ना। तो अब यहां पर बेस वर्ब है हमारा वॉच, तो जब हमने शी के साथ सेंटेंस यूज किया तो शी वॉच के साथ ये तो बेस वर्ब हो गया, इसके साथ क्या जुड़ गया? ई एस जुड़ गया। तो ये इस स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझाता है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? शी वॉच बेस वर्ब के साथ ई एस, वॉचेस टीवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक पार्ट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वही है जिस पर्सन या जिस चीज के जो एक्शन कर रही है, जो हमारा मेन पोर्शन है, जो करता है। ओके, सब्जेक्ट यानी जो करता है काम। तो उसमें कोई इंसान भी हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है। जैसे हम क्या ले सकते हैं सब्जेक्ट के लिए? अक्सर आई देखते हैं हम। देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर हम आई लगा सकते हैं जब अपने बारे में बात करें। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो यू बोल सकते हैं उनके लिए। किसी लड़के के बारे में, पुरुष के बारे में ही लग जाता है सब्जेक्ट, और शी लग जाता है महिला या बच्ची के बारे में। इट लग जाता है वस्तुओं या जगह के बारे में, और वी लग जाता है मैं और मेरे साथ एक से अनेक लोगों के बारे में। दे लग जाता है बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, वे सब आए थे, तो मेनी पीपल, है ना। तो ये यूजुअली हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, अब बात करते हैं बेस वर्ब की। बेस वर्ब क्या होता है? बेस वर्ब होता है एक्शन। ठीक है, कि क्या
काम हो रहा है, क्रिया क्या है। तो सब्जेक्ट आपका कर्ता, बेस वर्क आपकी क्रिया की, जो करता है वो क्या काम कर रहा है। तो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है इसमें, जैसे ईट हो सकता है, खाना खा रहा है, रन हो सकता है, भाग रहा है, काम हो सकता है, काम कर रहा है, वर्क, या लिव। तो इस तरह से कोई भी एक एक्टिविटी दर्शाने के लिए जब हम कोई शब्द यूज करते हैं तो वो हमारा होता है बेस वर्ब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बारी आती है बेस वर्ब को समझने की कि कैसे इसको हम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर ज्यादा जितने हमारे आसपास जो हमने सब्जेक्ट्स ऊपर में देखे, जर्नली मोस्टली उन सब्जेक्ट्स जो के साथ, जैसे आई यू वी दे, इनके साथ हम लोग यूज करते हैं बेस वर्ब को ही। आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। तो बेस वर्ब की हम जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करते, उसकी फॉर्म को बिना एस और ई एस के ही यूज करते हैं। आई के सेंटेंस के लिए, यू के सेंटेंस के लिए, वी के लिए और दे के लिए, जब ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जब आता है थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति की बात हम जब करें तो क्या होता है, अब देख लेते हैं। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं और जो सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं, है ना, बहुवचन में नहीं, एक वचन में तीसरे व्यक्ति की जब हम बात करें तो तब हमारी ग्रामर का रूल हमें कहता है कि जब आप ही, शी या इट जैसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ही, शी या इट जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, इनकी बात जब हम करते हैं तो बेस वर्ब के साथ एस या ई एस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तब हमारा बेस वर्ब थोड़ा बदल जाता है, उसके अंत में एस या ई एस लग जाता है। जैसे ही ईट्स, तो ईट हमारा हुआ बेस वर्ब, उसके साथ हमने लगा दिया एस। ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। अब शी के साथ भी हमें एस या ई एस लगाना है बेस वर्ब में। तो शी, वॉक हुआ हमारा मेन वर्ब, बेस वर्ब, वॉक के साथ हम एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर शी है हमारा सब्जेक्ट। तो शी वॉक्स टू स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कॉमन वर्ब्स मैं लेके आई हूं एग्जाम्पल्स के तौर पे, सो दैट हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाए। सो देखिए, आई यू वी एंड दे, जब ये सब्जेक्ट हैं तो कैसे हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की जो फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसको वैसे का वैसा ही यूज करेंगे, उसमें कोई अंतर या चेंज नहीं आएगा। आई प्ले बास्केटबॉल, दे लिव इन न्यूयॉर्क, I play football, we eat dinner at 7, you eat dinner at 7। तो you, we, I, they, इन सब में हमारे जो भी verbs देखिए आप, ये देखिए play, live, eat, इनमें से किसी भी verb के साथ s नहीं आया क्योंकि उसकी बेस फॉर्म ही चल रही है। आगे यहां तक हमें क्लैरिटी। अब देखेंगे अगला, जब आती है बारी ही, शी और इट की तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। देखते हैं कैसे बदल जाएंगी। ही के साथ यहां पर प्ले के साथ लग जाएगा एस। ही प्लेज बास्केटबॉल, जब था ऊपर आई प्ले बास्केटबॉल, ही प्लेज बास्केटबॉल। वैसे ही दे लिव इन न्यूयॉर्क, शी लिव के साथ लग जाएगा एस, शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। अगला देखिए, आई प्ले फुटबॉल, जब इसको देखो यहां कंपेयर करके, आई प्ले
फुटबॉल। तो यहाँ पर कुछ भी फॉर्म इसकी चेंज नहीं हुई। जब यही सेंटेंस मुझे शी यानी सब्जेक्ट शी बना करके इस्तेमाल करना है तो शी प्लेज फुटबॉल, बेस फॉर्म के साथ एस मैंने जोड़ दिया। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस और स्पेलिंग्स के रूल्स। सो अंग्रेजी भाषा में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे तथ्य हैं जिन्हें हमें जान लेना ज़रूरी होता है, जिन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं वो चीज़ें जिन पे कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई नहीं होते, तो वो देख लेते हैं इस कंटेक्स्ट में क्या है। तो हम कह रहे हैं, अब हमें रूल बताता है कि जो ईएस है ये किन वर्ब्स के एंड में लगेगा, इसको हमें जानना जरूरी है। तो ईएस हम लगाते हैं उन वर्ब्स के एंड में जिनके एंड में आता है आखिर में CH, SH, S, X या Z। सो जो भी वर्ब्स CH से खत्म होंगे, SH से खत्म होंगे, S से खत्म होंगे, X या Z से खत्म होंगे, उनके साथ हम बेस वर्ब में ES लगाएंगे। ऑलराइट, ये जनरली आपकी राइटिंग के लिए होता है, बोलने के लिए तो आपको पता ही है अब आपने किस तरह से बोलना है। तो देखिए, ही वॉचेस, तो वॉच ये मेन वर्ब है वॉच, इसके साथ लग गया ES, है ना। और अब आप देखेंगे अगर हमने ES कहाँ ऐड किया है, हमने ऐड किया है क्योंकि ये वर्ब खत्म हो रहा है CH के साथ। वॉच का स्पेलिंग है WATCH। ये हमारा वर्ब है और ये वर्ब एज पर रूल CH से खत्म हो रहा है, इसीलिए इसके साथ ES लग जाएगा जब मैं इसको ही, शी या इट के साथ यूज करूंगी। चलिए और देखते हैं, शी गोज टू स्कूल। अगेन ये ओ से खत्म हो रहा है तो शी गोज टू स्कूल। अब आ जाइए, जो हमारे वर्ब्स हैं जो Y से खत्म होते हैं, जैसे फ्लाई, तो उसको जब हम बेस फॉर्म उसकी फ्लाई FLY है, जब हम उसको चेंज करते हैं तो उसमें Y की जगह पर लग जाता है IES। तो जैसे ये देखिए, स्टडी, STUDY, स्टडी। तो जब इसका मैंने बेस फॉर्म चेंज किया और Y की जगह क्या लगा दिया, IES, तो ये क्या बन जाएगा, स्टडीज। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखित रूप से भी। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। नकारात्मक सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो क्या आपने खाना खाना है, नहीं मैंने खाना नहीं खाना, तो नहीं यानी नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें क्या तरीका है इंग्लिश में इसे यूज करने का, उसको समझो ध्यान से। तो सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट के साथ, फिर लग जाएगा डू या डज नॉट एंड देन द बेस वर्ब। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डू नॉट बोल देंगे या डज नॉट बोल देंगे। अब आप सोचोगे डू नॉट और डज नॉट मैम कहाँ लगता है, ये कैसे पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा हमें। देखिए, जब भी ही, शी और इट हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जब भी ही, शी और इट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं डज नॉट, ठीक है। He does not, she does not, it does not, ओके, नकारात्मक सेंटेंस के लिए। और जब भी मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूं I,
you. So I do not, you do not, we do not. ओके तो जब भी हमारा सब्जेक्ट हो जाता है डू नॉट तो वो हमारा आई यू वी एंड दे के लिए हम यूज करते हैं। तो आप इतना ही याद रखो पहले कि ही शी और इट के साथ डज नॉट ही लगाना है नकारात्मक सेंटेंस में। बाकी के साथ आप डू नॉट के साथ सेंटेंस बना सकते हो। आई डू नॉट ईट मीट, क्योंकि सब्जेक्ट है आई इसलिए मैंने डू नॉट लगाया। जबकि नेक्स्ट देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा शी, तो शी के साथ मैं क्या लगाऊंगी, रूल क्या बोलता है, डज नॉट लगाइए। तो शी डज नॉट लाइक कॉफी। ओके आप देखते हैं आगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज को दबा करके एक साथ ले आना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, किसी चीज को छोटा कर देना। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है, ये बड़ा वर्ड है डू नॉट। देखिए देखिए दो शब्दों को ले रहे हैं हम, डू और नॉट, इनको दोनों को जोड़कर एक छोटा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके मिल जाता है हमें डोंट। डू नॉट जब आपस में जोड़ दिया तो हमें नया शब्द मिलता है डोंट। तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, छोटी फॉर्म है। सिमिलरली डज नॉट, डज नॉट में डज और नॉट ये दो आपके वर्ड्स हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे जब हम तो हमें वर्ड मिल जाता है डजंट। डजंट ओके देखिए आई डोंट वॉच टीवी, क्योंकि मेरे साथ आई के साथ डू लगाती हूं तो नेगेटिव सेंटेंस में मैं लगाऊंगी डू नॉट। सो आई डू नॉट का कंट्रैक्शन क्या है, डोंट। आई डोंट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, उसको और बेटर बनाने के लिए हम बोलेंगे आई डोंट वॉच टीवी। अब देखिए ही के साथ हमने लगाना है, क्या लगाना है, डज नॉट। तो देखिए सेंटेंस डज नॉट को जोड़ के हमने नया वर्ड क्या सीखा अभी, डजंट। तो डजंट के साथ अब आप सेंटेंस देखिए, ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो भी ठीक है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ही डजंट प्ले फुटबॉल। चलिए आगे देखते हैं और अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं एक साथ। मैं स्क्रीन के इस तरफ एंड यू ऑन दी अदर साइड, बट आप मेरे साथ इसको फॉलो करेंगे। चलिए ही डैश नॉट वॉच द न्यूज एवरी डे, ही के साथ कौन सा फॉर्म लगना है, डू लगना है, डज लगना है, डज। ही डज, ही डजंट, तो डज और नॉट को मिक्स करके क्या बन जाता है कंट्रैक्शन से, डजंट। ही डजंट वॉच, he doesn't watch the news every day। ठीक है, इसको दोबारा रीअटेम्प्ट कर लेते हैं और नॉट को यहां छोड़ के लगा देते हैं बिना कॉन्ट्रैक्शन के पहले डज। he does not watch the news every day। ओके नेक्स्ट देखिए दे के साथ हम डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, डू लगाएंगे। दे do not eat breakfast at home, वो घर पे ब्रेकफास्ट नहीं खाते। नेक्स्ट she dash not go to the gym in the morning, वो मॉर्निंग में जिम नहीं गई। तो not go से पहले कुछ एक लगना है, क्या लगना है, does, auxiliary verb। She does not go to the gym in the morning, वो सुबह जिम नहीं जाती। We dash not play basketball on weekends, we के साथ हम लगाते हैं do, तो we do not play basketball in the morning। नेक्स्ट देखिए I not have a dog, I के साथ हम क्या लगाएंगे, doesn't कि don't, तो डोंट का नॉट तो यहां पर है, उसको तोड़िए और बताइए क्या लगेगा, आई डू नॉट हैव अ डॉग या आई डोंट हैव अ डॉग। तो इसको करिए डू नॉट हैव अ डॉग। ओके
चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस को। मेरे साथ आप सॉल्व करिए। देखिए आपने अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही वर्क्स इन अ बैंक, इसका आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ही वर्क्स इन अ बैंक, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही डू नॉट वर्क इन अ बैंक, डू के साथ क्या, ही के साथ क्या लगाना है? डू की डज? डज। सो आंसर है ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक। नेक्स्ट देखिए, दे गो टू स्कूल बाय बस, दे गो टू स्कूल बाय बस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको हमने नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का हम यूज करते हैं। तो दे के साथ क्या यूज करेंगे? दे डज नॉट कि दे डू नॉट? वेरी गुड, दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट, शी स्टडीज एवरी मॉर्निंग, she studies every morning, अगेन पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाइए। she does not study every morning कि she do not study every morning, she के साथ हमने क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब does कि do? does। सो यहां पर ऑप्शन ए सही है, she does not study every morning। चलिए अब देखते हैं अगला। अब आ जाते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज करेंगे डू या डज का। आपका सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से, अगर ही है तो डज और अगर आई है तो डू। तो अपना सब्जेक्ट ध्यान से देखिए, उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब चुनेंगे डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा बेस वर्ब। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन डू या डज से शुरू होगा। किसके साथ डू से शुरू होगा? बहुत आसान, आई यू वी और दे के साथ हम लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब डू जब हमने शुरू करना है प्रश्न, और डज लगेगा ही शी और इट के साथ। तो एग्जाम्पल देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यू है मेरे पास, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब डू है मेरे पास और सब्जेक्ट है यू, तो मैं प्रश्न बनाऊंगी डू यू, इससे शुरू होगा मेरा प्रश्न। तो देखो, डू यू लाइक टी, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा बेस वर्ब आया एंड ऑब्जेक्ट आ गया। तो डू यू लाइक टी, इस तरह से मैंने सेंटेंस पिरो दिया। अब डज में अगर मुझे पूछना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है डज जब सब्जेक्ट है ही शी और इट। तो अब देखिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? डज। क्यों डज? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? शी। तो डज शी वर्क हियर? तो इस तरह से मैंने एक प्रश्न बना दिया। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमें याद करना है और याद करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से याद हो जाता है। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हमें देना होता है बड़ा ही छोटा सा, है ना, सिंपल प्रश्न होते हैं, या तो होता है यस आंसर या आंसर होता है नो। तो यस कैसे बोल सकते हैं? इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग यस, उसको थोड़ा बेटर बनाएंगे। अब हम स्पोकन इंग्लिश क्लास में हैं तो बोल सकते हैं यस आई डू, अगर किसी चीज के लिए आप अग्री कर रहे हैं या वो चाहिए, यस आई डू वांट अ कप ऑफ कॉफी, या नो आई डोंट वांट कॉफी। इस तरह से यस और नो आंसर्स को आप बेटर बना सकते हैं। उसी तरह से यस शी, यहां पर डू था तो यहां पर लगेगा डज, यस शी डज, या नो शी डजंट। ठीक है, इस तरह से आप आंसर, शॉर्ट आंसर्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस एक्टिविटी पे आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें बेटर क्लैरिटी आती है। तो देखिए, लाइक आइसक्रीम, ये एक छोटा सा मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूं। अब आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो देखिए कैसे मैंने बनाए हैं क्वेश्चन साथ में। डू यू लाइक आइसक्रीम, तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब डू लिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट था यू, ये मेरा सब्जेक्ट है।
एक्सुलरी वर्ब से शुरू करूंगी मैं डू लगा के। डू यू लाइक आइसक्रीम? अगला है लिव इन न्यूयॉर्क। अब इससे मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगी और मैं अब शी सब्जेक्ट लेके क्वेश्चन क्रिएट करूंगी अगर, तो मेरा एक्सुलरी वर्ब क्या हो जाएगा? डज। तो देखो, डज शी लिव इन न्यूयॉर्क। अगला देखिए, प्ले फुटबॉल। ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, क्लू है। इसको लेकर के मुझे अब एक प्रश्न बनाना है। तो मैं इस बार ले रही हूं नया सब्जेक्ट जो है हमारा दे। तो दे के साथ मैंने क्या लगाना है एक्सुलरी वर्ब प्रश्न पूछने के लिए? डू। तो प्रश्न शुरू होता है एक्सुलरी वर्ब से डू, फिर आता है मेरा सब्जेक्ट दे, डू दे, फिर आता है मेन वर्ब प्ले। डू दे प्ले ऑब्जेक्ट, डू दे प्ले फुटबॉल। एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसका एक स्ट्रक्चर है ना। आगे देखिए, गो टू स्कूल बाय बस। अब अगर मैंने ये किसी बच्चे के बारे में पूछना है, लड़के के बारे में, तो मैं ही ले सकती हूँ। अब क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो एक्सुलरी वर्ब हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिकली डज। तो डज ही गो टू स्कूल बाय बस। इस तरह से मैंने प्रश्न क्रिएट किया। नेक्स्ट देखिए, स्टडी इंग्लिश एवरी डे। तो अब सब्जेक्ट मैं ले रही हूं वी, क्योंकि हर बार एक नया सब्जेक्ट लेते हैं और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डू लगेगा एक्सुलरी वर्ब जब सब्जेक्ट है वी। तो डू वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। इस तरह से हमने प्रश्न बनाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन के बारे में। टाइम एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो बताते हैं कि कितनी ऑफन, कितनी फ्रीक्वेंटली और कब कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे दे आर कॉमनली यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और ये डिस्क्राइब करते हैं, हेल्पफुल होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए हमारी रूटीन, हैबिट्स और जर्नल ट्रुथ्स को। सो ये एक्सप्रेशंस को हम जर्नली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक टाइम फ्रेजेस भी की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे अब ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं कैसे समझूं, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें से जो सिंपल चीज़ें हैं दिमाग में बिठाने वाली उतनी ही रखते हैं और ये बाकी टेक्स्ट बुक के लिए छोड़ देते हैं। फिर भी इतना समझिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक टाइम फ्रेज से हम क्या करते हैं, जब टाइम के बारे में बात करनी होती है कि किस टाइम कौन सी एक्शन या कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो हम इनका यूज करते हैं। और ये देखो किस तरह के एडवर्ब्स और फ्रेजेस हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ये शब्द आपने जरूर यूज किए हैं, लेकिन अगर मैं इन कैटेगरीज में बात करूं तो शायद आपको घबराहट हो, तो घबराइए नहीं, ये आप यूज करते आए हैं तो वैसे ही इनको यूज करिए। इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना हमेशा अच्छा रहता है। तो देखो क्या है ये, ऑलवेज। ऑलवेज एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है जो चीज हमेशा हो रही हो। किस टाइम हो रही है? हमेशा। हाउ ऑफन? ऑलवेज, हमेशा हो रही है। यूजुअली, तकरीबन, ऑलमोस्ट हमेशा। ऑफन, ऑफन का मतलब है फ्रीक्वेंटली होना, ज्यादातर। समटाइम्स यानी कभी कभी जो चीज हो। रेयरली, जो बहुत ही रेयर हो, जैसे ईद का चांद बहुत रेयर है तो रेयरली। ठीक है, देन नेवर, नेवर मतलब जो कभी भी नहीं है। तो ये हैं हमारे कुछ कॉमन जो हम एडवर्ब्स और फ्रेजेस यूज करते हैं जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ये हमारे एडवर्ब्स हुए। अब आ जाते हैं फ्रेजेस के ऊपर। फ्रेजेस होते हैं एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ के बनाए हुए। तो देखो, ऑन मंडेज, on Mondays I go to the Shiv temple. Okay, every day I sit and do meditation. हर रोज करती हूँ। ठीक है, then in the morning I take my dog for a walk. तो ये क्या है? ये फ्रेज है जो बता रहा है एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी रूटीन क्या है, देखो हैबिट क्या है, या जर्नल
जो ट्रुथ या फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। इन्हें दर्शाने के लिए, जो टाइम को दर्शाने के लिए फ्रेजेस होते हैं वो हैं पर्टिकुलर डे। यहाँ पर ऑन मंडेज लिखा है, हफ्ते का कोई भी दिन यहाँ पर आ सकता है। ऑन ट्यूसडेज, ऑन वेंसडेज, ऑन थर्सडेज, ऑन फ्राइडेज, ऑन सैटरडेज, ऑन संडेज। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर दिन जो आप उस दिन ज़रूर करते हैं हफ्ते में, तो उसकी एक्टिविटी के बारे में बात करें तो ऑन करके शुरू कर सकते हैं दिन के नाम के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना। क्लास के शुरू में आपने सोचा होगा ओ बाप रे आज क्या करेंगे, देखो कितना आसान है। इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये फ्रीक्वेंसी होती है जो बताती है कि कितनी जल्दी, हाउ ऑफन कोई चीज़ या मेन हमारे साथ हो रही है। और ये कहाँ अपीयर होती है, बिफोर द मेन वर्ब या आफ्टर द वर्ब टू बी। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। तो इसका एग्जाम्पल देखो अब। आए, तो ये क्या कह रहा है रूल, इसको हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले जनरली, या किसके बाद, वर्ब टू बी के बाद। तो मेन वर्ब यहाँ पर देखो ड्रिंक है ना, और वर्ब टू बी क्या है, आए। तो रूल क्या कह रहा है, वर्ब टू बी के बाद यूज होता है या मेन वर्ब से पहले यूज होता है। दोनों ही तरीके से सही बैठ रहा है ना। तो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ये मैं अपनी एक हैबिट के बारे में बता रही हूँ, है ना। अब अगला देखो, शी, वर्ब टू बी है शी, है ना। और वो क्या कहता है रूल, वर्ब टू बी से क्या होता है, बाद में, आफ्टर। तो शी है वर्ब टू बी, तो उसके बाद में मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज कर रही हूँ। यहां पर कौन सा यूज कर रही हूँ, यूजुअली, शी यूजुअली। और पहला पोर्शन अगर देखो, अगर हम वर्ब की बात करें तो क्या रूल कहता है, रूल कहता है मेन वर्ब से पहले आता है। तो टेक्स हमारा मेन वर्ब है, इससे पहले कौन सा शब्द आया जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, that is usually. So she usually takes, I am sorry, give me a moment. Yes, thank you. She usually takes the bus to work. तो she आपका verb to be हो गया, उसके बाद आया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टाइम बताता है कितनी जल्दी या कितनी ऑफन वो ये चीज करती हैं, या मेन वर्ब से पहले आता है। तो शी यूजुअली टेक्स द बस टू वर्क। चलिए अगला देखिए, दे ऑफन प्ले। तो ये मेन वर्ब है, उससे पहले हम टाइम स्टैम्प यूज कर रहे हैं कि कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है। दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स। इसी तरह से अगला देखिए, वी समटाइम्स, कभी कभी, गो, मेन वर्ब गो है, तो देखो उससे पहले आ रहा है, वी समटाइम्स गो टू द पार्क आफ्टर स्कूल। अगला देखिए, वी रेयरली, ही रेयरली ईट्स फास्ट फूड। तो ही हमारा वर्ब टू बी, तो रूल कहता है वर्ब टू बी के बाद लगाना है आपने, जो भी आपने टाइम दर्शाने का वर्ड लगाना है सेंटेंस में। तो मैंने वर्ब टू बी के बाद लगाया रेयरली, और रूल ये भी कहता है मेन वर्ब से वो पहले आएगा। तो वर्ब टू बी और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बैठ गया आकर के, ठीक है। और यहाँ पर मेन वर्ब है ईट्स, तो ही रेयरली ईट्स फास्ट फूड। आगे देखेंगे, I never watch TV before bedtime. तो I verb to be, never टाइम को एडवर्ब बता रहा है फ्रीक्वेंसी का, वॉच हमारा मेन वर्ब है, I never watch TV before bedtime. तो इस तरह से, इस रूल के हिसाब से हमारी जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है वो हो जाती है। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस हैं, उन्हें देख लेते हैं। ये क्या हैं, ये बताते हैं कि कितनी रेगुलरली कोई भी कार्य हो रहा है। तो ये हमारे को यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं सेंटेंस बनाने में, या तो जो ये फ्रेजेस हैं, जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेजेस हैं, इनको हम यूज करते हैं या तो
सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरू में, या सेंटेंस के एंड में। ठीक है, ये एक रूल है, या तो इन फ्रेजेस को हमने यूज करना है सेंटेंस के शुरू में या फिर सेंटेंस के आखिर में। ठीक है, ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी की तरह वर्ब टू बी के बाद में नहीं बैठेंगे, सेंटेंस के बीच में नहीं, या तो शुरू में बैठते हैं या आखिर में इनको रखा जाता है। तो अब जैसे डेज ऑफ वीक, जैसे हमने पहले बात की थी ऑन मंडेज, तो मैंने आपको बोला था उसमें हफ्ते के किसी भी दिन को आप डाल सकते हैं। तो ऑन मंडेज, ऑन संडेज, इस तरह से कोई भी हफ्ते के दिन के बारे में जब आपने बात करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। देखो सेंटेंस में यूसेज उसका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको समझ लिया तो बहुत कुछ हमने अपनी पकड़ में बिठा लिया, ये समझिए आप। चलिए अब आप देखिए, मैंने स्पेसिफिक टाइम फ्रेज यूज किया है ऑन मंडेज या ऑन फ्राइडेज और ऑन संडेज, कुछ भी इसमें से मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैंने सेंटेंस में यूज किया है ऑन फ्राइडेज, कि मैं शुक्रवार के दिन के बारे में बता रही हूँ कि मैं उस दिन पक्का से क्या करती हूँ हर हफ्ते। तो देखिए कहाँ बैठ रहा है, पहले तो इसको देखो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में बैठ रहा है, सेंटेंस के आखिर में, है ना। तो अब सेंटेंस देखो, आई गो टू द जिम ऑन फ्राइडेज। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी फ्रेजेस देखो जो हैं एवरी डे, एवरी वीक या वंस अ वीक। एवरी डे हर रोज जो होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब होता है, हर रोज होता है। देन एवरी वीक होता है, हर सप्ताह होता है, या क्या होता है, वंस इन अ वीक, सप्ताह में सिर्फ एक ही बार होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कौन सी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये कहाँ बैठ रहा है टाइम स्टैम्प, ये दोबारा बैठ रहा है एंड ऑफ द सेंटेंस पे। तो अब आप देखो हमने कैसा सेंटेंस बनाया, शी विजिट्स हर ग्रैंड मदर एवरी संडे। हर संडे वो अपनी ग्रैंड मदर को मिलने जाती हैं। एवरी डे, एवरी वीक, वंस अ वीक। और यू कैन, इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, शी विजिट्स हर ग्रैंड मदर वंस अ वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्ट्स ऑफ द डेज, दिन के किस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हम इन सेंटेंसेस में पिरो सकते हैं। इन द मॉर्निंग, अगर मैंने सुबह की बात करनी है, इन द आफ्टरनून, एट नाइट। इस तरह से आप दिन के अलग अलग पोर्शंस को लेकर के उनके बारे में भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो क्या है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब और देख लीजिए, आफ्टर स्कूल, बिफोर बेड टाइम, ऑन द वीकेंड्स। ये इस तरह से और भी टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी दिनचर्या या हैबिट के बारे में कुछ बताने के लिए, जो उस स्पेसिफिक टाइम में हम करते हैं। चलिए अब आते हैं, जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कैसे करें। एडवर्ब्स यानी जो शब्द थे यूजुअली रेयरली, उनको हम अब टाइम फ्रेजेस के साथ कैसे जोड़कर सेंटेंस बनाएं। अलग अलग तो हम सीख चुके, अब उसे और बेहतर बनाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ एंड अ टाइम फ्रेज, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई, ये आ गया एडवर्ब। आई यूजुअली गो फॉर अ वॉक, कब, किस टाइम फ्रेज में, in the evening। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हुआ आपका टाइम फ्रेज। ओके, नेक्स्ट, she sometimes visits her friends on Saturday। sometimes ये क्या है, adverb of frequency। so she sometimes visits her friends, कब, क्या फ्रेज है, टाइम फ्रेज क्या है यहाँ पर, टाइम फ्रेज हुआ on Sundays। ये दोनों हमारे टाइम फ्रेज होते हैं।
नेक्स्ट, वी रेयरली ईट आउट ऑन वीकडेज. रेयरली यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वी रेयरली ईट आउट ऑन कब? वीकडेज, यानी सप्ताह के जो दिन हैं उन दिनों हम बाहर नहीं खाते, हम वीकेंड्स पे खाते हैं. तो वी रेयरली ईट आउट ऑन वीकडेज, तो यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, क्योंकि ये वीकडेज हैं, इनमें हम जनरली बाहर खाना नहीं खाते. तो ऑन वीकडेज ये सेंटेंस के एंड में टाइम फ्रेज है जो हम यूज करके सेंटेंस को क्लियर बना रहे हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन. अब आते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स पे और इनको समझ लेते हैं. ऑलवेज, ऑलवेज होता है जो चीज हर समय हो रही हो, एवरी सिंगल टाइम. इसका एग्जाम्पल है शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग. वो हर रोज सुबह कॉफी पीती हैं. नेक्स्ट देखिए, यूजुअली. यूजुअली जो ज्यादातर टाइम पर हो रहा हो, मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम अगर उसको देखें तो ज्यादातर समय पर वो चीज हो रही है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम. ही यूजुअली टेक्स द बस टू स्कूल. सो यूजुअली भी एक एडवर्ब है ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट देखिए, ऑफन. ऑफन भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. Many times और frequently ये हमें दिखाता है जो चीज बहुत ज्यादा हो रही हो, काफी ज्यादा टाइम पर बार बार रिपीट हो रही हो, मोस्टली हमें देखने को मिलती हो, उसके लिए हम बोलते हैं often. They often visit the park on Sundays. वो ज्यादातर संडेज को पार्क में आते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं आपके होमवर्क एक्टिविटी पर. और आज देखो होमवर्क भी बहुत ही सादा है और इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करता हुआ है. सिंपल एक्सरसाइजेज हैं होमवर्क की. आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं अबाउट योर डेली हैबिट्स, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज करें, और 3 नेगेटिव सेंटेंसेस लिखिए और 3 क्वेश्चंस लिखिए, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ के, रेफर करके, यूज करके ये सब होमवर्क आप तैयार करके रेडी रखिए, प्रैक्टिस करिए. इसी के साथ आज का सेशन खत्म. एंड आई होप आज का कंटेंट आपको एब्सोल्युटली क्लियर है. वोकैबुलरी की आप प्रैक्टिस करेंगे और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान रखेंगे. तो अगले लेक्चर तक थैंक यू एंड जय हिंद.